मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेज। बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, पर हो सकता है तुम्हें अभी भी डाउट आता हो कि अ एप्पल होता है कि एन एप्पल होता है, अ यूनिवर्सिटी होता है कि एन यूनिवर्सिटी होता है, क्योंकि यू इज अ वॉवल तो एन यूनिवर्सिटी आना चाहिए, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में तुम्हें डिटरमाइनर्स पता हो। तो चलो डिटरमाइनर से शुरुआत करते हैं, बजा दो यार। तो भाइयों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमाइनर्स यानी कि आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स को ही मॉडर्न इंग्लिश में कहा जाता है डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स में आता है ए, एन और द, ऐसा तुम लोग स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो। हमेशा याद रखना, आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले ही प्लेस होते हैं, कभी भी वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। याद करो, जब मैंने तुम्हें नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था नाउन इज अ नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। साथ में यह भी कहा था कि जिसके आगे डिटरमाइनर लग जाए वो नाउन है। यहां पे ठीक उल्टी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल्स सिर्फ नाउन के आगे ही लगते हैं। तो चलो आर्टिकल्स को बाइफरगेट करते हैं इनटू टू पार्ट्स। एक होता है स्पेसिफिक आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो एक डेफिनेट हो जाएगा जिसमें आता है द, जिसे हम लोग कई बार दी भी प्रोनाउंस करते हैं, और फिर होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है ए और एन। तो जो स्पेसिफिक आर्टिकल है जिसे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, द, वो सिंगुलर के आगे भी लग सकता है और प्लूरल के आगे भी लग सकता है। अगर मैं कहूं द माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो द माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो द लगाया है मैंने माउंटेन्स के साथ, तो ये बिल्कुल चलेगा, माउंटेन्स इज प्लूरल। अगर मैं बोलता हूं द वॉचमैन इज नॉट वेल ड्रेस्ड, तो द वॉचमैन, यहां पे वॉचमैन सिंगुलर है तो भी मैं आगे द लगा सकता हूं। तो द ना सिर्फ सिंगुलर के साथ लगेगा बल्कि प्लूरल के साथ भी लग सकता है। पर अगर मैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करूं, ए और एन की बात करूं, तो ये प्लूरल के साथ नहीं लगता। ए और एन हमेशा लगता है सिंगुलर के साथ। जैसे एन एप्पल होगा, एन एप्पल्स नहीं हो सकता। अ बॉय होगा, अ बॉयज नहीं हो सकता। तो याद रखना, ए और एन यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जनरल आर्टिकल्स सिर्फ सिंगुलर के साथ ही लगेंगे मेरे भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो द है वो काउंटेबल नाउन के आगे भी लग सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी लग सकता है। अगर मैं बोलूं द व्हीट तो चलेगा, द राइस चलेगा, द कॉफी चलेगा। द कॉफी वाज सो डिलीशियस, इट वाज सो हॉट एंड सो सैटिस्फाइंग। तो अगर मैं द कॉफी बोल रहा हूं चलेगा, कॉफी इज अनकाउंटेबल, तो द अनकाउंटेबल के आगे भी लग सकता है। अगर मैं काउंटेबल की बात करूं तो भी द चलेगा। जैसे मैं बोल सकता हूं द डोर्स आर ब्राउन, जितने भी दरवाजे हैं वो सब ब्राउन है। सो डोर्स काउंटेबल नाउन है, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, ऐसे हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो द काउंटेबल के आगे भी आ सकता है और अनकाउंटेबल के आगे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ए और एन की बात करूंगा मेरे भाई, तो ए और एन सिर्फ और सिर्फ आते हैं काउंटेबल के आगे, अनकाउंटेबल के आगे ए और एन नहीं आते। कभी भी मैं ये नहीं बोल सकता अ मनी, अ राइस, अ व्हीट, अ कॉफी। इट इज नॉट गोइंग टू गो विद द लैंग्वेज मेरे भाई। अनकाउंटेबल्स के साथ ए और एन नहीं आता, अनकाउंटेबल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ द आ सकता है। ए और एन आता है सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल्स के साथ। तो भाई ये जो द है ना, ये मैंने अलग अलग जगह सुना है। मैंने सुना है दी एंड, फिर मैं सुनता हूं द माउंटेन्स। ये राज क्या है, कब दी बोलना है और कब द बोलना है, ये पता कैसे चलता है? तो याद रखना, जब भी द के आगे वोवल साउंड आ जाए तो वो दी प्रोनाउंस होगा। जैसे दी एंड, एंड एक वोवल साउंड देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं दी एंड। दी एप्पल्स ऐसा बोला जाएगा क्योंकि एप्पल्स में भी वोवल साउंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स के आगे मैं बोलूंगा द माउंटेन्स, बिकॉज माउंटेन्स में वोवल साउंड नहीं है। तो जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पे हम लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं द बोलकर, और जिसमें वोवल साउंड होता है वहां पे हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं दी बोलकर। तो याद रखना, हमेशा वो द एंड नहीं होता, इट इज ऑलवेज दी एंड। तो भाइयों याद रखना, जब तुम लोग ए और एन में कंफ्यूज हो और तुम्हें ए और एन में से कोई एक चीज लगानी हो, तो तुम्हें साउंड देखना है।
अगर वॉवल साउंड आता है इसका मतलब है आगे एन आने वाला है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो इसका मतलब है आगे ए आने वाला है। वॉवल साउंड मैंने आपको दे रखा है ए, आई, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ वॉवल साउंड्स। और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? जो वॉवल साउंड नहीं है। और स्पेसिफिकली ध्यान देना, अगर YEW यू, बड़ा वाला यू, अगर ऐसा साउंड आता है तो वो वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है इन ग्रामर। इसीलिए यूनिवर्सिटी में भले ही यू आगे आता हो और तुम्हें लगता हो कि ये वॉवल है, पर एक्चुअली साउंड है यूनिवर्सिटी। तो यू आ रहा है ना साउंड, इसलिए कॉन्सोनेंट हो जाएगा और आगे आएगा अ यूनिवर्सिटी। वैसे यूकलिप्टस ट्री, तो यूकलिप्टस ट्री में भी साउंड आएगा कॉन्सोनेंट, तो आगे आएगा अ यूकलिप्टस ट्री। यूनियन, यूनियन में भी YEW वाला साउंड है, इट इज अगेन कॉन्सोनेंट, तो आगे आ जाएगा अ यूनियन। और 1 रुपी नोट, तो वो साउंड तो कभी भी वॉवल का नहीं होता, तो इट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, तो आएगा अ 1 रुपी नोट। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि डेफिनेट आर्टिकल कब यूज करना है। देखो, जब हम लोग जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हो तो हम लोग ए और एन का यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो हम लोग द का यूज करते हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आई नीड अ पेंसिल, कोई भी पेंसिल चलेगी, दुनिया की कोई भी पेंसिल हो चल जाएगी, आई जस्ट नीड अ पेंसिल, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया? अ पेंसिल। पेंसिल में कॉन्सोनेंट साउंड था, जनरल आर्टिकल यूज करना था, मैंने यूज कर लिया अ पेंसिल। पर अगर मुझे शकालका बूम बूम वाली पेंसिल चाहिए तो आई नीड द पेंसिल। क्या बोलूंगा मैं? आई नीड द पेंसिल। तो जब मैं स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूं तो मैं डेफिनेट आर्टिकल यूज करूंगा, और जब मैं जनरल चीज की बात कर रहा हूं तो मैं इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करूंगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं। 2 चींटियां बना रखी है मैंने, अगर ये दोनों चींटियां हैं तो मैं बोल सकता हूं एन एंट। एन एंट चलेगा, मतलब कोई भी एंट। पर भैया एक चींटी छोटी है और ऐसी छोटी बहुत सारी चींटियां हैं, लेकिन एक चींटी है जो सबसे बड़ी है, शी इज द क्वीन। तो जब मैं इस क्वीन के बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट। और अगर मैं नॉर्मल चींटियों के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टॉकिंग अबाउट एन एंट। कोई भी एंट चलेगी, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक रानी चींटी की बात कर रहा हूं तो मैं द यूज करूंगा। और अगर एंट के साथ द लगा रहा हूं तो वो प्रोनाउंस होगा दी एंट। फिर याद रखना, जब मैं एक ही चीज को दूसरी बार रेफर कर रहा हूं तो मैं द यूज करूंगा। जैसे मैंने बोला आई नीड एन एप्पल, सामने मेरा दोस्त एप्पल लेके आ गया और वो मुझे दे नहीं रहा है, तो मैं दूसरी बार अगर एप्पल के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं कौन से एप्पल के बारे में बात कर रहा हूं, तो आई वुड से आई नीड द एप्पल। तो अगर मैं एक ही चीज को दूसरी बार रेफर कर रहा हूं तो मैं फिर द का यूज करूंगा, जो कि समटाइम्स दी प्रोनाउंस होगा। अगर एप्पल के साथ यूज कर रहा हूं तो इट शुड बी दी प्रोनाउंसिएशन, सो आई नीड द एप्पल। फिर द जो है वो कंट्रीज के साथ भी लगता है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। अगर आइलैंड्स का एक ग्रुप है तो भी द लगेगा, जैसे द वेस्ट इंडीज। और अगर किसी कंट्री का नाम 2 वर्ड से ज्यादा है तो भी आप आगे द लगा सकते हो, जैसे द पपुआ न्यू गुआना, दिस इज द नेम ऑफ द कंट्री। 3 नाम है इसके अंदर, तो तुम लोग यूज कर लोगे द। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि न्यूजीलैंड, द न्यूजीलैंड नहीं होगा, देर आर ओनली 2 वर्ड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं पपिया न्यू गुआना की तो यहां पे 3 वर्ड्स हैं, तो यहां पे यूज होने वाला है द। तो ये थे भाइयों हमारे आर्टिकल्स, एक था डेफिनेट और एक था इनडेफिनेट। तो भाइयों अगला टॉपिक है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं सिंटेक्स। याद करो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सिंटेक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तुम लोग वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करो कि वो कंप्लीट सेंस दे, यही कहलाता है ग्रामेटिकल सिंटेक्स। सपोज अगर मैं कहता हूं इंडिया इज द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इज द ब्यूटीफुल, इज द नेशन ऑफ द इंडिया, तो इस बात का क्या अर्थ निकला मेरे भाई? वर्ड्स तो बिल्कुल सही थे, लेकिन जब वर्ड्स को अरेंज किया तो कोई मीनिंग विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब है सिंटेक्स में प्रॉब्लम है। तो वर्ड्स के साथ जो डील करता है वो कहलाता है एक्सीडेंट्स, और जो वर्ड्स के अरेंजमेंट के साथ डील करता है यानी सेंटेंसेस बनाता है वो कहलाता है सिंटेक्स। कुछ एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाइल आई एम ड्राइविंग आई शुड नॉट पिक माई फोन। मुझे बताओ, ड्राइविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोन पिक करना इंपॉर्टेंट नहीं है इन द सेंटेंस? मेरा मैसेज क्या है कि फोन पिक नहीं करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज।
तो जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो पहले आना चाहिए और बचा हुआ सेंटेंस पार्ट बाद में आना चाहिए। तो इट शुड बी रिटन एज, तो आई एम भी वापस यूज करने की जरूरत नहीं है, आई शुड नॉट पिक माई फोन वाइल ड्राइविंग, खत्म हो गया सेंटेंस। इसे ही कहा जाता है सिंटेक्स। वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करो कि सेंटेंस और पावरफुल बने और मीनिंगफुल बने। एक और एग्जांपल देता हूं कि सिंटेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं शी इज प्लेइंग वॉलीबॉल, तो ये स्टेटमेंट है, इट इज एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट, इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर मैं यहां पे इसको पहले लिख दूं और बाकी सब कुछ सेम रहने लूं तो वो हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो भैया दोनों ही सेंटेंसेस में नंबर ऑफ वर्ड सेम है, वर्ड्स भी सेम है, सिर्फ वर्ड्स के अरेंजमेंट के कारण मीनिंग पूरा बदल गया। मैंने कहा शी इज प्लेइंग वॉलीबॉल, यहां पर ये डिक्लेरेटिव है, पर जैसे मैंने इज आगे लिख दिया और मैंने कहा इज शी प्लेइंग वॉलीबॉल, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। अचानक से मैं सवाल पूछने लगा सिर्फ वर्ड्स को आगे पीछे करने से। तो यही कहलाता है सिंटेक्स मेरे भाई। सेंटेंस कुल मिलाकर 4 तरीके के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव विच पोज अ स्टेटमेंट, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव पोज अ क्वेश्चन, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो फीलिंग से भरे हुए होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर होता है, हम लोग उन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट वाले, एक्सक्लेमेशन वाले, इंटरोगेशन वाले और इंपेरेटिव वाले। तो भैया ये सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। अगर सब्जेक्ट पार्ट है और प्रेडिकेट पार्ट है विच इज यूजुअली द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यूजुअली इज द नाउन, तो अगर किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है तो वो कहलाएगा सेंटेंस, और सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, यानी सेंस अधूरा नहीं छूटता। तो सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मैं ये कह सकता हूं कि सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकली कंप्लीट आइडिया। तो चलो एक एक करके सारे सेंटेंसेस के एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला पार्ट, पोज अ स्टेटमेंट यानी मेक अ स्टेटमेंट वाला सेंटेंस विच इज यूजुअली कॉल्ड अफर्मेटिव एंड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। उसमें मैं बोल सकता हूं कि माय नेम इज प्रतीक पांडे, ये अफर्मेटिव है, पोज अ स्टेटमेंट ऐसा वाला सेंटेंस है ये। अगर मैं किसी से सवाल पूछ रहा हूं इज शी प्लेइंग वॉलीबॉल, तो ये इंटरोगेटिव है। अगर मैं किसी को ऑर्डर कर रहा हूं पिक अप द पेन, तो ये कमांड वाला यानी इंपेरेटिव है। पर अब तुम्हारा सवाल होगा कि पिक अप द पेन में सब्जेक्ट क्या है? पिक तो वर्ब हो गई, बाकी सब ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पेन उठाने की बात चल रही है, पेन इज द डूइंग। डूअर कौन है यहाँ पे? वेयर इज द सब्जेक्ट इन द इंपेरेटिव सेंटेंस? अगर मैंने बोला पिक अप द पेन, तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने कहा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होना चाहिए, पर पिक अप द पेन में सब्जेक्ट कहाँ है? तो मेरे भाई याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अज्यूम्ड होता है। अगर मैं बोल रहा हूं पिक अप द पेन, मतलब तुमसे ही बात कर रहा हूं ना, तो इट इज इनडायरेक्टली यू पिक अप द पेन। तो यू जो है ना वो अज्यूम करना पड़ता है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस को भी सेंटेंसेस कहा जाता है, बिकॉज दे मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन उनका सब्जेक्ट अज्यूम्ड होता है। तो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है पिक अप द पेन, उसके आगे तुम लोग सब्जेक्ट डाल सकते हो यू। तो भैया सवाल ये है कि सब्जेक्ट होता क्या? सब्जेक्ट होता है डूअर, और जिसके साथ कुछ हुआ होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट विच इज डूइंग। तो देखो भाई अब सेंटेंस जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी सेंटेंस में 2 चीजें आती है, एक होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉजेस। बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ टीचर्स पढ़ाते हैं इन द स्कूल, बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं बहुत आसान चीज को। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल टू द पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉजेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्रेज की। तो फ्रेज क्या होता है मेरे भाई? फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देते। फ्रेज कभी भी इस दुनिया में कंप्लीट सेंस नहीं देंगे। फ्रेज में या तो सब्जेक्ट मिसिंग होगा या फिर वर्ब मिसिंग होगी। आई रिपीट, फ्रेज में या तो सब्जेक्ट मिसिंग होगा या फिर वर्ब मिसिंग होगी। आई रिपीट, फ्रेज कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक टाइम पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं आ सकती। अगर वर्ब आती भी है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, यानी कि वो टेंस, नंबर और पर्सन के कारण चेंज नहीं होगी।
और नॉन फाइनाइट वर्ब एज ए वर्ब यूज ही नहीं होती इन द सेंटेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होती है एज एन एडजेक्टिव या फिर एज एन एडवर्ब या फिर किसी और तरीके से, लेकिन एज ए वर्ब तो यूज नहीं होगी। जैसे द स्लीपिंग कैट इज सो ब्यूटीफुल, तो स्लीपिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव जो कैट को सिग्निफाई कर रही है। तो याद रखना मेरे भाई कि फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देते, इसमें या तो सब्जेक्ट मिसिंग होगा या फिर वर्ब मिसिंग होगा, और फ्रेज में अगर वर्ब हुई भी तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो भैया फ्रेजेस भी तीन तरीके के होते हैं, एक होता है नाउन, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है एडवर्ब। मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला दूं, नाउन मतलब नेमिंग ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया। नाउन यूजुअली सब्जेक्ट होता है इन द सेंटेंस। फिर अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव डिफाइन करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को, यानी एडजेक्टिव सिग्निफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। अगर मैं बोलता हूं यू आर वेरी और आगे डैश लगा दूं, तो डैश की जगह अगर तुम कुछ भी भरोगे तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो फैट, यू आर सो स्लिम, यू आर सो चार्मिंग, यू आर सो अमेजिंग, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है। तो यू आर वेरी, आगे मैं डैश लगाता हूं तो डैश में तुम जो भी डालोगे वह एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव क्वालिटीज बताते हैं मेरे भाई। और फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब को, फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब नाउन को छोड़कर बाकी सारी चीजों को करते हैं सिग्निफाई, जैसे इन अ रूड मैनर, सो स्विफ्टली, स्लोली, ग्रेजुअली, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे होने वाले हैं एडवर्ब्स। तो फ्रेज जो है ना मेरे भाई, उसमें या तो सब्जेक्ट होगा या तो वर्ब होगा, ये बात हमें बहुत क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि उस फ्रेज का नेचर कैसा है। क्या वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है इन द सेंटेंस? हाँ, तो वो नाउन फ्रेज है। क्या फ्रेज किसी की क्वालिटी बता रहा है? अगर हाँ तो वो एडजेक्टिव है। और क्या फ्रेज एक्शन को सिग्निफाई कर रहा है या फिर नाउन के अलावा किसी और चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो वो एडवर्ब फ्रेज है। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे नाउन फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट लाइक ए नाउन। माय डीमेट अकाउंट, तो माय डीमेट अकाउंट इज रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, ऐसा बोल सकता हूं। माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू अमेरिका, ऐसा बोल सकता हूं। तो माय बेस्ट फ्रेंड में वर्ब नहीं है, माय डीमेट अकाउंट में वर्ब नहीं है। एक और एग्जांपल है द माउंटेन्स आर टू हाई, द माउंटेन्स आर टू हाई, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो यहाँ पे तीनों ही फ्रेजेस एज ए सब्जेक्ट यूज हो पा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, ये फ्रेज है और कहलाएंगे नाउन फ्रेज। उसके बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेज। मैं बोल सकता हूं ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो ऑफ ग्रेट वेल्थ यहां पर क्या है? फ्रेज, क्योंकि ही इज अ मैन ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, ऑफ ग्रेट वेल्थ ये कहलाएगा फ्रेज। तो मैं बोल सकता हूं दिस गाय इज फुल ऑफ इंटेलिजेंस, तो फुल ऑफ इंटेलिजेंस हो जाएगा मेरा फ्रेज एंड इट विल बी कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है। अब बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। इन अ वेरी रूड मैनर, सपोज ही शाउटेड इन अ वेरी रूड मैनर, तो इन अ वेरी रूड मैनर तुम्हारा हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया, जैसे ही रेन सो स्विफ्टली, ये एक एग्जांपल हो सकता है। तो सो स्विफ्टली विल बी एन एडवर्ब फ्रेज with a lot of efforts. Say you are going to clear CS foundation with a lot of efforts, or are you going to clear CS CET with a lot of efforts? So with a lot of efforts is an adverbial phrase. So with a lot of efforts is an adverbial phrase. तो phrases तीन टाइप के होते हैं भाई, noun, adjective और एडवर्ब। याद रखना, सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, और वर्ब अगर होगा भी तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। एज अ नाउन यूज हो तो नाउन फ्रेज, एज एन एडजेक्टिव यूज हो तो एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडवर्ब यूज हो तो एडवर्बियल फ्रेज। तो भाइयों एक बार जल्दी से देखते हैं क्या क्या पढ़ा आज, करते हैं रिवाइंड। तो हम लोगों ने शुरुआत की आर्टिकल से। आर्टिकल्स में आएगा ए, एन और द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन को बोलते हैं जनरल आर्टिकल। ए और एन डिपेंड करेंगे कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड पे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आगे लगाएंगे ए, वोवल साउंड आएगा तो आगे लगाएंगे एन। याद रखना YEWU, यूनिवर्सिटी वाला साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वोवल साउंड। ये चीज भी याद रखना कि दी प्रोनाउंस होगा अगर आगे वोवल आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो द प्रोनाउंस होगा। द लगता है काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स, सिंगुलर प्लूरल सबके आगे। ए और एन लगता है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल्स के आगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। फिर पढ़ा सेंटेंस के चार पार्ट्स, स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव।
फिर हम लोगों ने आगे जाके पढ़ा फ्रेजेस। फ्रेजेस में वर्ब और सब्जेक्ट ये दोनों चीज नहीं मिलेंगी, या तो ये नाउन फ्रेज होगा, एडवर्बियल फ्रेज होगा, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो काफी कुछ पढ़ लिया इस वीडियो में, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्लॉजेस आने वाला है जिसे मैं कवर करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग मेरे भाइयों।